अच्छा सर, जब बात आ गई है कवरेज की तो फिर हम एक 100% कवरेज पे जाते हैं और अब एक नया आइज़ा शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है सर आइज़ा 220। 210 तो एंगेजमेंट लेटर है कि भाई एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 220 ये कहता है कि भाई आपने ज़रा क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्या करना है? क्वालिटी को मेंटेन करना है। अब ये चीज़ किसको कही जा रही है? सर, ये क्वालिटी मेंटेन करने की जो चीज़ है ना वो ऑडिटर को कही जा रही है। ऑडिटर को कहा जा रहा है कि भाई तुमने ऐसा काम करना है कि सामने वाला बंदा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज रिकॉर्ड करे। मतलब वो कह रहा है ऑब्जेक्टिवली काम करना। यानी इन यू हैव टू मेंटेन अ क्वालिटी। क्वालिटी क्यों मेंटेन करनी है? ताकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम यहाँ रहे। सही जी, कि सामने वाला बंदा एक प्रोफेशनल क्वालिटी सर्विस हमसे रिसीव करे। तो जब मैं इस आइज़ा 220 के अंदर एंटर होता हूँ तो वो आते ही मुझे बताता है स्कोप क्या है। वो बोलता ही है कि भाई ऑडिट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यानी आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिए हुए हैं, आप ऐसे क्वालिटी कंट्रोल लगाएं, आप ऐसे क्वालिटी कंट्रोल लगाएं कि आप अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई कर पाएं। यानी जो आइजा कह रहा है ना उसके तहत आप काम करें। जो आइजा कह रहा है उसके तहत आप काम करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इतनी बारीक सी लाइन है, आपको समझ आनी चाहिए। ये एक पहले तो मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करो। ये क्वालिटी कंट्रोल का मतलब लोग समझते हैं कि आई कैप आएगा रिव्यू करेगा, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड आएगा रिव्यू करेगा। ये वो नहीं है। आइजा 220 ये बता रहा है ऑडिट फर्म को, ऑडिटर को, कि तुमने कैसे काम करना है। और तुमने जो काम करना है इस तरीके से करना है कि जो ऑडिट हो वो इस तरीके से हो जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करे, जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कोड ऑफ एथिक्स कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, जो रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उस जुरिस्डिक्शन से उसकी भी कंप्लायंस के साथ। बात क्लियर है? दूसरी चीज, और जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो वो एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस में। सर्कमस्टेंसेस में एप्रोप्रिएट मतलब कि मिस स्टेटमेंट है, भाई अगर मिस स्टेटमेंट है, सही है जी, तो रिपोर्ट क्या जानी चाहिए वही गई हो। अगर मिस स्टेटमेंट अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो जो रिपोर्ट जानी चाहिए वही गई हो, यानी एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। यानी आप काम ऐसा करो कि अगर मिस स्टेटमेंट है तो आपकी पकड़ में आ जाए, और मिस स्टेटमेंट आई और पकड़ में आई तो आप जब कंक्लूड करने लगे, मेरी बात को समझिएगा, जब आप कंक्लूड करने लगे हैं कि ये स्टेटमेंट मटेरियल है, पहली चीज, या परवेजिव है, या इमटेरियल है, तो वो कंक्लूजन भी सही हो कि तीसरा बंदा देखे तो बोले हाँ यार बंदे ने सही कंक्लूड किया था। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जजमेंट ना, आपकी जजमेंट है। तो इन सारी चीजों को केटर करने के लिए कौन सा आइजा लॉन्च किया गया सर? आइजा 220। बात क्लियर है? वापस से सर, मैंने ये कहा भाई आइजा 220 का मकसद क्या? आइजा 220 आके ऑडिटर को कहता है, ऑडिट फर्म को कहता है कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। अच्छा, क्यों मेंटेन करनी है? पहली बात, ताकि आप अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है भाई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसके तहत आप ऑडिट करेंगे, और एनी अदर लॉज एंड रेगुलेशन जो किसी जुरिस्डिक्शन में रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर मकसद इस आयजा का दूसरा आने का ये है कि भाई आपकी जो रिपोर्ट इशू की जाए वो एप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंसेज हो, आपका कंक्लूजन गलत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। यानी अभी तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि व्हाई डू वी बॉदर अबाउट क्वालिटी, क्योंकि फर्म को कहा जा रहा है अपने क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। सही है जी। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक एंटिटी है, सही जी, एक एंटिटी है, सही जी, वो लगाती है कंट्रोल्स, अच्छा, वो कंट्रोल्स क्यों लगाती है? ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, सुनिएगा, ये बड़ी लिंकिंग बना के देता हूं मैं आपको ताकि आप इजीली इसको ग्रैब कर पाए, इस कॉन्सेप्ट को। मुश्किलात नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, तुमने इसे समझना है। अच्छा भाई, लेट से अगर मैं कहता हूं सेल साइकिल थी, तो इदारे ने एक कंट्रोल लगाया था कि किसी को बेचने से पहले उसकी क्रेडिट लिमिट सेट हो या चेक हो, ताकि उसको उधार उसकी औकात के हिसाब से जिया जाए। ऐसा ही है, अगर ऑलरेडी सेट हो चुकी है तो हम देखेंगे भाई जो माल माल वापस लेने आया है वो तो क्या ज़्यादा तो उधार नहीं, तो मैं उसको मना कर दूंगा भाई इससे ऊपर उधार पे नहीं दे सकते, कंपनी ने मना किया हुआ है।
अच्छा, तो ये तो था एक कंट्रोल बच्चों, ये तो था एक कंट्रोल। इसको लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि सर आपके जो बैड डेट्स हैं वो अवॉइड हो, या यू कैन से रिड्यूस हो। यही ऑब्जेक्टिव था ना। ये किसने कंट्रोल लगाया था? इदारे ने। अब यही बात कही जा रही है, यही बात कही जा रही है किसको? फर्म को। यही बात की जा रही है फर्म को। अब फर्म को कहा जा रहा है, अब फर्म को कहा जा रहा है कि भाई आप भी लगाएं। क्या लगाएं भाई? कंट्रोल्स। अच्छा, क्यों लगाएं? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि आप जो ऑडिट करें वो आयजा के तहत करें, यानी सर रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हो। सही है जी। प्रोसीजर्स प्रॉपर हो, और कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर हो, यही है। और वो एप्लीकेबल, और वो सर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन के तहत हो। अब वो क्या कंट्रोल्स है, क्या है, वो सारी चीजें भी आगे देखते हैं। पर आपको एक फ्रेमवर्क समझ आया? कुछ कंट्रोल्स लगाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके मकसद हैं। हम कंट्रोल लगाएंगे क्योंकि फर्म का अपना मकसद है। अब आप एक एंटिटी बन के सोचिए, आप एक एंटिटी हैं, तो आपको कोई चैलेंज, आपका काम क्या? ऑडिट करना। तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा भाई आपने क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, आपने क्या कंट्रोल्स लगाए हुए हैं जो कि ये चीज इंश्योर करें कि आप एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विस फराहम करते हैं। किसको? क्लाइंट को। तो आपकी कोई ऐसी चीज मिस, अब लेट्स से एक फर्म है एक्सवाइजेड, अज्यूम कर लें छोटी फर्म है, सही है जी। दे डोंट बॉदर कि ISQC लगा हुआ है नहीं करा हुआ, क्वालिटी कंट्रोल लगे हुए नहीं लगे हुए। मैंने पूछा एक बच्चे से, बच्चा बोलता सर हमारे यहाँ तो रिस्क असेसमेंट होती नहीं, हम तो जाके फाइनेंशियल लेते हैं, जाके फाइनेंशियल लेते हैं और टेस्ट और डील कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये कैसे कर लेते हो? मैंने कहा भाई लाखों मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी इदारे के अंदर, तुम हर किसी को चेक तो नहीं कर सकते। दैट मीन्स के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस बल्क में प्रोसेस हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है सिस्टम ऐसा इफेक्टिव होना चाहिए, कंट्रोल्स ऐसे इफेक्टिव होने चाहिए जो रिस्क को मिटिगेट करें, जिस पे आप रिलाय करके ऑडिट अकॉर्डिंगली कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे करें। यानी साइज ऑफ जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा, सैंपल होगा, वो कम होगा। आप 100% तो चेक नहीं कर सकते ना। तो मैंने कहा ये कैसे? बोला आपको पूछने वाले ही नहीं है। तो भाई कंट्रोल नहीं लगा हुआ ना, कंट्रोल नहीं लगा हुआ। कंट्रोल्स लगे हुए होते अगर वही फर्म कंट्रोल लगाती, बोलती यार पहले आपने क्या करनी है? रिस्क असेसमेंट करनी है। दूसरा स्टेप क्या करना है? कंट्रोल्स असेस करना है। तीसरा क्या करना है? कंट्रोल्स को टेस्ट करना है। फिर जो नतीजा आएगा उसके आगे आपने ऑडिट आके करना। तो देखो 4 लेयर्स तो उसने घुमा दी। उसने ना गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की, कुछ किया, नथिंग, सिर्फ सब्सटेंटिव आके कर रहा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, तो ये कंट्रोल्स लगे हुए नहीं लगे हुए? भाई नहीं लगे हुए। जब कंट्रोल्स नहीं लगे हुए तो दैट फर्म हैज नॉट कंप्लाइड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी उसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लायंस नहीं की, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लायंस नहीं की। और इवन 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 सुनिएगा, मैंने उससे पूछा यार तुमने ये चेक किया था कि तुम्हारी फर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? बात समझिएगा, इंडिपेंडेंट। उसने बोला नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई कल को कोई बच्चा शेयर्स लेके बैठा हुआ हो, और मेजर शेयर्स लेके बैठा हुआ हो, तुम्हारा पार्टनर शेयर्स लेके बैठा हुआ हो, तो उसने बोला तो सर ये तो हमें पता भी नहीं है। तो भाई इसलिए कहा जाता है कि यू नीड टू मेंटेन अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो ये सब इंश्योर करे कि आपने पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस को देखना हो। क्लाइंट एक्सेप्टेंस के अंदर मैंने आपको बखूबी सिखाया था कि आप पहले सामने वाले बंदों का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है सबसे पहले तो, कि सामने वाला क्लाइंट के जो ओनर हैं और सीनियर पर्सनल हैं, गवर्नेंस कैसी है, क्या वो किसी फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं थे, क्या वो किसी, तो सबसे पहले देखो क्वालिटी कंट्रोल के स्टेप्स है ना। तो मैं फर्म के लिए तुम्हें आज सिखाता हूँ, शुरू करता हूँ। फर्म के लिए सबसे पहला क्या है? फर्म के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए पहली चीज तो वो कहता है जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है सर? पार्टनर। जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सर इंगेजमेंट पार्टनर।
एंगेजमेंट पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर जो उस एंगेजमेंट पर असाइन हुआ हुआ, जो रिपोर्ट को साइन करेगा, वो है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, अब एंगेजमेंट पार्टनर को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले भी बातें करते हैं, फिर रीड करेंगे। सबसे पहले ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है ये क्या करेगा भाई, बोलेगा आप स्टेप बाय स्टेप चले ना। कंप्लायंस आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग करनी है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की करनी है। सबसे पहला क्या है, ये पार्टनर इंश्योर करेगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। ये एंगेजमेंट लेटर तब तक साइन नहीं करेगा, बातें समझना, ये एंगेजमेंट लेटर तब तक साइन नहीं करेगा कौन, पार्टनर। ये सामने वाले को तो भेजने की दूर की बात है, पहले मैं साइन करूंगा फिर क्लाइंट को भेजूंगा ना कि तुम साइन करके दो, वो तो बात का स्टेप है। ये अपनी टीम मेंबर्स को कहेगा बेटा पहले आप करके आए बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, बैकग्राउंड सर्च करके आए। अच्छा, तो बच्चे कह रहे हैं बैकग्राउंड सर्च में क्या करें, मैंने कहा भाई वो कह रहा है कि आप न्यूज़ देखें, सही है जी, आप देखें कहीं इनका नाम किसी ऐसी ब्लैक लिस्ट उसमें तो नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कोई केस चल रही है, सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करें, सही है जी। आप एक काम करें, आप एक काम ये करें कि अब जैसे ईवा है, ईवाई के अंदर है ना एक पूरा बैकग्राउंड एवेल्यूएशन टूल है जिसको हम कहते हैं GWS, ग्लोबल वॉच लिस्ट सिस्टम। हम क्या करते हैं, वहां पे बंदे का डेटा फिड इन करते हैं, वो प्रोसेस करता है और हमें रिपोर्ट ईमेल कर देता है। उसका नाम अगर आ रहा होता है, सही है, नहीं आ रहा होता तो फिर हम बोलते हैं यार कोई भी मसला नहीं है, उसका नाम ऐसे कोई पनामा लीक्स वगैरह में नहीं है, उसका नाम कोई फ्रॉड में नहीं है, ये सारी चीज़ें, उस पर कोई केसेस भी नहीं चल रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक ईवाई का पूरा बैकएंड पे पूरा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ये काम कर रहा होता है कि जो क्लाइंट के, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, सही है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, दो चार विद गवर्नेंस होती है, और उन सब की असेसमेंट करके उसका डेटा पाइल अप कर रहा होता है। और जो भी दुनिया में इंफॉर्मेशन हो रही होती है वो एक MIS में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जमा हो रही होती है। पर ये कौन कर रहा है भाई, फर्म कर रही है, फर्म के लोग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीइंग एन ऑडिटर, पहले क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। कौन मुझे कह रहा है, पार्टनर, क्योंकि ही इज द ओनली वन जो रिस्पॉन्सिबल है। वो एंगेजमेंट लेटर आप फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा जाओ नहीं कर रहा साइन, उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तभी वी कैन से कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है, तभी वी कैन से कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है, पहली चीज। अच्छा जी, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में पहले तो हो गया बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन सामने वाले का, कि ओनर्स एंड दोस्त शार विद गवर्नेंस, सीनियर मैनेजमेंट के क्या बैकग्राउंड चेक्स क्लियर है, एक स्टेप पार हो गया, आपने वो डॉक्यूमेंट कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसा ही कहता है कि आपने डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि इफ नॉट डॉक्यूमेंटेड वी विल अज्यूम नॉट डन। तो ये भी तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत ही होता है ना। हमारी तो एक ऑडिट की ई फाइल बनती है, इसको हम कहते हैं कैनवस, कैनवस में सब अपलोड करते हैं हम, जिसके अंदर हम ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि भाई जो हमने ग्लोबल वॉच लिस्ट है जिसके अंदर हमने चीज़ें ये सर्चेस किए थे, उसके रिजल्ट्स क्या है वो चिपका दिए, ताकि कोई कल को कोई मुझे नहीं चैलेंज कर पाए। कोई पार्टनर को उठा के बोलेगा, पार्टनर बोलेगा भाई देखो ये हमने काम किया हुआ है, आप भी करते, ये नतीजा आता, आप आगे बढ़ जाते। खैर, आगे बढ़ गए, पार्टनर आगे लेके गया इस चीज़ को। अब पार्टनर ने ये देखना है कि क्या मेरी टीम कॉम्पिटेंट है, पार्टनर ने क्या देखना है, क्या मेरी टीम कॉम्पिटेंट है। अच्छा, अब पार्टनर के पास एक एक वास्ट एक्सपोजर होगा, सही है जी। वो देखेगा जो उस एंगेजमेंट पे डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है जिसको ये जॉब मिलेगी, जो ओवरऑल देखेगा, फिर पार्टनर को रिव्यू कराएगा, क्या वो इतनी कैपेबिलिटीज, इतनी कॉम्पिटेंस रखता है, इतनी नॉलेज रखता है कि उसको ये क्लाइंट दिया जाए। क्या बच्चों को जो ऑडिट करने जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्या मैनेजर उनको सिखाएगा, उसके पास इतनी एक्सपर्टीज, इतना टाइम है। तो एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी किसको देखना है, पार्टनर को। अच्छा, ये हम सारी बातें कहाँ कर चुके हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के अंदर, पर उसको अब मैं क्वालिटी कंट्रोल से लिंक कर रहा हूँ, ये पार्टनर इंश्योर करेगा। तो फिर हम लोग ईवाई में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इवेल्युएटिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम। उसमें हम क्या लिखते हैं कि पार्टनर का एक्सपीरियंस इज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, मैनेजर का एक्सपीरियंस इज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, और एंड सो ऑन। अगर वो सफिशिएंट होता है तो बात आगे बढ़ जाती है, नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि लोग हायर करते हैं। अब रिसेंटली KPMG भी जब उसके बाद क्लाइंटल आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ बहुत सारे मैनेजर्स बाहर मूव हो गए, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर्स बाहर मूव हो गए, तो यहाँ पे एक स्किल्ड स्टाफ की कमी हो गई है। तो KPMG ने क्या किया, उसने बाहर से बंदे हायर कर लिए। यानी जो छोटी फर्म्स में बंदे थे वो भी तो खैर ऑडिट करते ही होंगे ना, एटलीस्ट को नो हाउ तो होगी, तो उनको उन्होंने हायर कर लिया। बात समझे, तो भाई फिर एक नीड आई ना कि यार हम एक कॉम्पिटेंट स्टाफ को हायर करें जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो। और कुछ फर्म्स ने तो इंडस्ट्री से भी बंदे उठाए, हाँ थे सीए बैकग्राउंड के, पर इंडस्ट्री से इसलिए उठाए क्योंकि उस इंडस्ट्री की उसको नॉलेज है, उस सेक्टर की उसको नॉलेज है। फिर आप तो कहेंगे सर ये तो
वही हो जाएगा ना सेल्फ रिव्यू थ्रेड, फैमिलियरिटी थ्रेड, वो तो अपनी जगह है ना, वो तो है। अभी तो हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंस को एवेल्युएट कर रहे हैं। हो सकता है वो उसकी जगह किसी और बैंक पे उसको लगा दे, पर उसको बैंकिंग की नॉलेज तो होगी ना। मैं ये तो नहीं कह रहा जिस बैंक से उठाया उसी के ऑडिट पे भेज दो, नहीं, अलग है। खैर, दूसरा स्टेप क्या था? एंगेजमेंट पार्टनर पहले बोलेगा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करूंगा, अपनी कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट करेगा, अब भी एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करेगा। अब वो देखेगा, देखो ये सारी बातें हम रीड करेंगे, हाँ। अब वो देखेगा कि क्या हम इंडिपेंडेंट हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सही जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंडिपेंडेंस है, दूसरी चीज मैं करता हूँ। पहले तो मैंने लिख दिया यहाँ पर शेल बी सेटिस्फाइड रिगार्ड टू क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर। इसमें जो मैंने बातें की वो भी मैं रीड करता हूँ, अभी उसको भूल जाए। दूसरी चीज क्या कहता है? पार्टनर कंक्लूजन फॉर्म करेगा कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस। ये भी तो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ही है, ये भी तो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ही है, इससे भी कंप्लाई करना। अब सीक्वेंस समझें क्या होगा। ईवाई के अंदर हमारी हर क्वार्टरली कंफर्मेशन होती हैं, उसमें मुझसे पूछा जाता है आपके इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर्स क्या काम करते हैं, किस किस कंपनी में काम करते हैं, मैं फीड करता हूँ। आपके कहाँ कहाँ शेयर्स हैं, मैं फीड करता हूँ। आपका क्या कहीं पर्सनल स्टेक है, मैं बोलता हूँ मैं फीड करता हूँ। अच्छा भाई, अब होता क्या, अब पार्टनर को कहा जाता है कि भाई क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, तुम सोल रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा ये काम बनता है कि कोई झूठ भी बोले तो तुम उस चीज़ को पकड़ो। उसने ग्लोबल इंडिपेंडेंट सिस्टम में जीआईएस के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फेड इन की होगी हर बंदे ने। तो वो जाएगा, आकाश कुमार लिखेगा, मेरा एम्प्लॉय नंबर लिखेगा जो ईवाई ने मुझे असाइन किया हुआ है, सुनिएगा, ईवाई ने मुझे असाइन किया हुआ एम्प्लॉय नंबर लिखेगा, मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जहाँ जहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं। जो क्लाइंट वो मुझे असाइन करने लगा है, वहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट पॉपअप हो गया, अगर उसके सामने आ गई तो वो मुझे बोलेगा आकाश तुम ये क्लाइंट नहीं कर सकते, वो किसी और मैनेजर को असाइन कर लेगा। फिर वही बात कि वो कॉम्पिटेंस भी इवेल्युएट करेगा, या तो मुझे बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, यार आकाश शेयर्स अपने डिस्पोज ऑफ करो, इस थ्रेड को खत्म करो, यानी जो थ्रेड क्रिएट हुआ उसको क्या करो, एलिमिनेट करो। ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है। बात समझ आई? दीज आर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, दीज आर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, क्योंकि पार्टनर की जिम्मेदारी। अब ये आप यूं भी समझें कि लाजमी नहीं है कि पार्टनर खुद बैठ के ये करेगा, वो बहुत बिजी बंदा है। ये भी हो सकता है कि वो अपनी टीम डेवलप करे और जिसको एक टास्क असाइन करे कि भाई ये चेक कर लो, उसी बंदे को नहीं बोले जिसको ऑडिट पे लगा दे, किसी और से, ताकि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर हो जाए। बात क्लियर है? फिर बोलता है जैसे ही आप इंडिपेंडेंस के चेक पार करते हैं, इंडिपेंडेंस के सारे चेक्स आप सरपास करेंगे, अब आएगा वो वक्त जब एंगेजमेंट लेटर साइन होगा। फिर आइजा 210 अप्लाई होगा, और एंगेजमेंट लेटर में जो जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी है साइन कर करा के भेजोगे। अब पार्टनर को कहा गया कि आपने मीटिंग करनी है, हमारी होती है ईडैप्स। ईडैप्स कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिस्कशन एजेंडा पॉइंट्स, यानी भाई एग्जीक्यूटिव्स की डिस्कशन होती है जिसमें पार्टनर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स और ये सारे लोग बैठते हैं, जिसमें पार्टनर्स अपने व्यू शेयर करता है, डायरेक्शन देता है कि तुम लोगों ने ये देखना है, इकोनॉमी में ये चल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, तो तुम ये देखना कि इतनी महंगाई होने के बावजूद भी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होने के बावजूद भी, हाउ द कंपनी हैज ट्राइड टू मैनेज इट्स अर्निंग्स। उसने अर्निंग्स कैसे मैनेज किए, प्रॉफिट डबल ट्रिपल तो नहीं हो गया, ये इस चीज़ का ख्याल रखना। फोकस क्या करना, अगर बैंक है और हमने जो लोन्स दिए हैं वो इंटीरियर सिंध वगैरह में दिए हुए हैं, वहाँ पे फ्लड्स आ गए हैं तो उनकी रीपेइंग कैपेसिटी कम हो गई होगी, प्रोविजनिंग देख लेना। ये सारी डायरेक्शन कौन सेट करता है? सर, पार्टनर। और पार्टनर का फिर काम है कि वो रूटीन बेसिस के ऊपर हमसे फॉलो अप रहता है। वो बोले भाई इनवाइट रेस करो, मुझे मीटिंग करनी है, ये दिन लॉक कर दो, मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर दो, ताकि इस दिन पे हम बैठे और मैं आपसे प्रोग्रेस पूछूं। दिस इज सुपरविजन, दिस इज सुपरविजन की काम सही चल रहा है, रिव्यू नहीं, सुपरविजन, डायरेक्शन सेट करने के लिए। अच्छा, वंस काम हो जाएगा तो अप्रोप्रिएट रिव्यूज की डेट रखे कि भाई इस दिन तुम मुझे काम रिव्यू करना। फिर वो पार्टनर मेरा वर्किंग पेपर रिव्यू करे, जिसमें से वो देखे क्या जो मैंने काम किया है, क्या वो काम मेरी इंगेजमेंट टीम ने सही किया है, पहली चीज। और जो काम का नतीजा आया, जो कंक्लूजन आया, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो सही है या नहीं है। अब लेट से एग्जांपल दे रहा हूं। एक जो प्रोविजन फॉर आईबीएनआर, मैं आपको अगेन एंड अगेन बताता रहता हूँ, प्रोविजन फॉर आईबीएनआर, सही है जी, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। अब मैंने कहा कि सर ये लें, ये रिव्यू कर लें, ये प्रोविजन फॉर आईबीएनआर की रिपोर्ट है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। तो बच्चे ने क्या किया हुआ था, उसके लिए अपना एक्सपर्ट अपॉइंट नहीं किया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो शुरू में ही कर लेते क्योंकि मैनेजर ये सारी चीजें इंश्योर कर रहा होता है। अब पार्टनर देखेगा, पार्टनर बोलेगा यार आपने कंक्लूजन कैसे रीच किया, आप तो इसके एक्सपर्ट ही नहीं है। तो ये प्रोविजनिंग वेरीफाइड नहीं है, आपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की रिपोर्ट लेके वैल्यूज को टैली करके आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक।
कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे, वो इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा, असेस करेगा, टेस्ट करेगा, फिर आपको अपनी रिपोर्ट देगा वो। तो आपका कंक्लूजन आना चाहिए दोनों को मैच करके। तो आपका कंक्लूजन आना चाहिए दोनों को मैच करके कि हमारे एक्चुअली ने उसको एक्चुअली जो वैल्यू निकाली है क्या वो मैच होती है या नहीं होती, और फिर अप्रोप्रिएट कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो ये पार्टनर कब कर पाएगा? जब वो पार्टनर रिव्यू करेगा, मैनेजर रिव्यू करेगा। तो खैर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर की है। तो पार्टनर अपनी टास्क फोर्स बनाता है जो ये मेक श्योर करे कि भाई अप्रोप्रिएट डायरेक्शन सेट हो, अप्रोप्रिएट सुपरविजन हो, अप्रोप्रिएट रिव्यूज हो, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन हो। और बाज औकात लेट से मैंने आपको कहा गोइंग कंसर्न का मसला है। अब जैसे हम क्लास में भी बैठते हैं और क्लास में मैंने एक सवाल दिया था आपको, जिसमें एक ही कस्टमर था जिससे नेगोशिएशन चल रही थी, बात समझिए, जिससे नेगोशिएशन चल रही थी, अभी फाइनल नहीं हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने उस सवाल को गलत किया था। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई नेगोशिएशन चल रही है, स्टिल देयर इज अ अनसर्टेनिटी। तो फिर यहाँ पे क्लोज कॉल होती है जिसके लिए हम लेते हैं कंसल्टेशंस, जिसके लिए हम क्या लेते हैं? कंसल्टेशंस। सर कंसल्टेशन क्या होती है? राय लेना। अच्छा, पार्टनर भी किसी से राय लेगा? यस, पार्टनर उसी फर्म में बैठे हुए किसी और पार्टनर से कंसल्ट करेगा, उसकी राय लेगा। यार आप, क्योंकि देखो अगर मैं डिसाइड कर लूँ तो मैं तो अपनी जजमेंट पे डिसाइड कर रहा हूँ ना। अगर 5 लोग मिलकर डिसाइड करें तो एक आउटकम अच्छी आती है कि हाँ यार 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया तो यही होगा। बात क्लियर है? तो वो कहता है जिसने कंसल्टेशन लेनी है वो कंसल्टेशन कंटेंशंस मैटर पे, यानी जो आपके पास जो मुश्किल मैटर्स हैं, जो जो हाईली जजमेंटल मैटर्स हैं, अगर उसमें एक क्लोज कॉल है कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी टू रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है या नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा पैराग्राफ डालूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो क्या ये गलत तो नहीं है कि मैं शेयर होल्डर को एक ऐसा व्यू दे दूं कि यार देयर इज अ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जबकि ऐसा ना हो। और हो सकता है कि मैं हटा दूं उसको और मैं बोलूँ ऐसा मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, जबकि हो। तो उसके लिए मुझे क्या लेनी होती है सर? कंसल्टेशन, कंसल्ट करना होता है किसी से। आप अभी कभी आगा खान जाएंगे ना, तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स का पैनल बैठता है कि भाई इसको किस तरीके से केटर करना है। तो वो भी कंसल्टेशंस होती हैं जिसमें एक एक प्योर आउटकम निकलता है जो कि बेनिफिशियल आउटकम होता है। बात क्लियर है? इसको रीड कर लेते हैं, ये कहता है क्या है, सुनिएगा फोकस के साथ। इंटेग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट एंड दोषा विद गवर्नेंस आपने देखनी है। ये कौन देखेगा? पार्टनर। वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म ये, और वेदर द टीम एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने बता दिया। सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ईयर, बोला यार ये भी देख लेना क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले कि पिछले साल आपको कोई फ्रॉड वगैरह के केसेस या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के मसले तो नहीं दिखे थे। तो वो भी इस चीज़ में अकाउंट फॉर करना कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अब देखिएगा, shall form a conclusion in compliance with the independence, obtain relevant information from the firm to identify and evaluate the circumstances and relationship that create threats। मैंने क्या बोला था कि पार्टनर फर्म से इंफॉर्मेशन लेगा, उसके सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेगा और ये देखेगा, जैसे मैंने आपको ईवाई की एग्जांपल दी, पूरी एक एमआईएस बनती है जिसमें सब डेटा होता है कि भाई हमने कहाँ कहाँ शेयर्स रखे हुए हैं, कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, ताकि रिलेशनशिप और इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर है? फिर बोलते हैं इवेल्युएट करेगा इन्फॉर्मेशन जो कि ब्रीचेस लेके आते हैं। ब्रीचेस मतलब या तो इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स क्रिएट होंगे, या तो शेयर्स होंगे, या क्लोज रिलेशनशिप होगा। फिर बोलता है भाई अप्रोप्रिएट एक्शन ले ताकि वो थ्रेट्स क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। बात क्लियर है जानी? तो ये आ गया। अच्छा, फिर वो बोलता है शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, डायरेक्शन सुपरविजन की बात की, रिव्यूज की बात की, कंसल्टेशंस की बात की। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट अ ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द फर्म। अगेन बता दूं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई आई कैप आएगा क्यूसीआर करेगा, वो क्वालिटी कंट्रोल आई कैप का है भाई। आप फर्म की बात कर रहे हैं, आपने अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। बात क्लियर है जी? मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।